हेलो सभी सुनने वालों, स्टूडेंट मित्रों और मेरे सहपाठियों को मेरा नमस्ते। तो आज का वीडियो हमारा इम्पोर्टेंट है, हिंदी साहित्य का इतिहास। जैसे कि परीक्षा भी होने वाला है नेट का, तो आप इसे सुनकर लाभ उठा सकते हैं। तो आप इस वीडियो को ज़रूर सुनिए और लाभ उठाइए। आज का है प्रकरण 2, गद्य साहित्य का आविर्भाव। क्या है? प्रकरण 2, गद्य साहित्य का आविर्भाव। तो आगे चलिए शुरू करते हैं। किस प्रकार हिंदी के नाम से नागरी अक्षरों में उर्दू ही लिखी जाने लगी थी, इसकी चर्चा बनारस अखबार के संबंध में कर आए हैं। तो आगे हम बताए हैं हिंदी की छोड़कर उर्दू का चर्चा कैसे होने लगा। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे पढ़ लीजिएगा, उसे पढ़ के समझ लीजिएगा। कुछ अंश हमने फेसबुक पे भी डाले हैं के संबंध में कराए हैं। संवत 1913 में अर्थात मालवे के एक वर्ष पहले राजा शिव प्रसाद शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए। उस समय और दूसरे विभागों के समान शिक्षा विभाग में भी मुसलमानों का जोर था, जिनके मन में भाषापन का डर बराबर समाया रहता था। वे इस बात से डरा करते थे कि कहीं नौकरी के लिए भाषा संस्कृत से लगाव रखने वाले हिंदी न सीखने पड़े। अतः उन्होंने पहले तो उर्दू के अतिरिक्त हिंदी की पढ़ाई की व्यवस्था का घोर विरोध किया। उनका कहना था कि जब अदालती कामों में उर्दू ही काम में लाई जाती है, तब एक और ज़बान का बोझ डालने से क्या लाभ। भाखा, हिंदुओं की कथा वार्ता आदि कहते सुने वे हिंदी को गंवारी बोली भी कहा करते थे। हिंदी कौन सी बोली करते थे? गंवारी। तो पूछा जाए राम से हिंदी कौन सी बोली है? गंवारी। इस परिस्थितियों में राजा शिव प्रसाद को हिंदी की रक्षा के लिए बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। हिंदी का सवाल जब आता तब मुसलमान उसे मुश्किल ज़बान कहकर विरोध करते। अतः राजा साहब के लिए उस समय यही संभव दिखाई पड़ा कि जहाँ तक हो सके ठेठ हिंदी का आश्रय लिया जाए, जिसमें कुछ फारसी अरबी के चलते शब्द भी आए। उस समय साहित्य के कोर्स के लिए पुस्तकें नहीं थी। राजा साहब स्वयं तो पुस्तकें तैयार करने में लग ही गए। पंडित श्री लाल और पंडित बंशीधर आदि अपने कई मित्रों को भी उन्होंने पुस्तकें लिखने में लगाया। राजा साहब ने पाठ्यक्रम में उपयोगी कई कहानियाँ आदि लिखी। जैसे राजा भोज का सपना किसने लिखा था? तो ये राजा साहब ने लिखी थी। राजा भोज का सपना, वीर सिंह का वृत्तांत, आलसियों को कोड़ा इत्यादि किताबें लिखी। उनके साथ थे श्री लाल शुक्र और बंशीधर मिलके। संवत 1909 और 1919 के बीच शिक्षा संबंधित अनेक पुस्तकें हिंदी में निकली, जिनमें से कुछ का उल्लेख किया जाता है। तो राजा साहब स्वयं पुस्तक लिखी और श्री लाल और पंडित बंशीधर को भी लिया उन्होंने। और उन्होंने अपने भाषा का क्या उपयोग किया? अपने भाषा का उन्होंने ठेठ हिंदी लाई, क्योंकि उसमें थोड़ा फारसी और अरबी होती थी।
पंडित बंशीधर ने जो आगरा नॉर्मल स्कूल के मुदरिस थे, नॉर्मल स्कूल जहाँ हम रहते हैं शायद यहीं का नाम है, नॉर्मल स्कूल यहीं का नाम है, जो नॉर्मल कंपाउंड आजकल लोग कहते हैं। पंडित बंशीधर ने जो आगरा नॉर्मल स्कूल के मुदरिस थे, हिंदी उर्दू का एक पत्र निकाला था, जिसके हिंदी कॉलम का नाम भारत खंडमृत और उर्दू कॉलम का नाम आबे हयात था। भारत खंड मित्र हिंदी कॉलम का नाम था, उर्दू कॉलम का नाम था आबे हयात। पूछा जा सकता है तो ये नाम देखिए, भारत खंड मित्र हिंदी कॉलम, उर्दू कॉलम आबे हयात। उनकी लिखी पुस्तकों के नाम ये हैं। किसकी पुस्तक की बात हो रही है? आगे देखिए, बंशीधर की, पंडित बंशीधर। देखिए, पुष्प वाटिका गुलिस्ता के एक अंश का अनुवाद संवत 1909, भारतवर्षीय इतिहास संवत 1913 पंडित बंशीधर का है। जीविका परिपाटी अर्थशास्त्र की पुस्तक संवत 1913, जगत वृत्तांत संवत 1915। पंडित श्रीलाल ने संवत 1909 में पत्र मालिका बनाई। 1909 में क्या बनाई श्रीलाल ने? पत्र मालिका, पंडित श्रीलाल ने। गासा दत्तासी ने इन्हें कई पुस्तकों का लेखक कहा। गासा दत्तासी ने क्या कहा श्रीलाल को? कई पुस्तकों का लेखक। पंडित बद्रीलाल ने डॉक्टर बैलेंटाइन के परामर्श के अनुसार संवत 1919 में हितोपदेश, बद्रीलाल ने लिखा, हितोपदेश का अनुवाद किया। हितोपदेश लिखे नहीं थे, उसका अनुवाद किए, जिसमें बहुत सी कथाएं छांट दी गई थी। उसी वर्ष सिद्धार्थ संग्रह न्यायशास्त्र, सिद्धार्थ संग्रह जिसे न्यायशास्त्र भी कहते हैं, और उपदेश पुष्पावती नाम के 2 और पुस्तकें निकली। कौन सी पुस्तकें निकली थी 1919 में? सिद्धार्थ संग्रह और न्यायशास्त्र जिसे कहते थे, उपदेश पुष्पावती। ठीक है, 2 पुस्तकें निकाली, सिद्धार्थ और उपदेश पुष्पावती। सिद्धार्थ शास्त्र को न्याय शास्त्र भी कहते थे। यहाँ यह कह देना आवश्यक है कि प्रारंभ में राजा साहब ने जो पुस्तकें लिखी वे बहुत ही चलती सरस हिंदी में थी। उनमें उर्दूपन नहीं भरा था, जो उनकी पिछली किताबों इतिहास, तिमिरनाशक आदि में दिखाई पड़ता है। उदाहरण के लिए राजा भोज का सपना से कुछ अंश उद्घिष्ट किए जाता है। वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी महाराज भोज का नाम न सुना हो? उसकी महिमा और कीर्ति तो सारे जगत में व्याप रही। बड़े बड़े महिपाल उनका नाम सुनते ही काँप उठते हैं, और बड़े बड़े भूपति उनके पांव पर अपना सिर नवाते हैं। सेना उनकी समुद्र के तरंगों का नमूना, और खजाना उनका सोना चांदी और रत्नों की खान से भी दुना है। उसके दान ने राजा कर्ण को लोगों की जी से भुलवाया, और उसके न्याय के विक्रम को भी लजाया। तो भुलवाया और लजाया, लोक भाषा देखिए, ठेठ बोली है। अपने मानव धर्मसार की भाषा उन्हें अधिक संस्कृत गर्भित रखी। इसका पता इस उत्कृष्ट अंश से लगेगा। मनुस्मृति हिंदुओं का मुख्य धर्मशास्त्र है। इसको कोई भी हिंदू अप्रामाणिक नहीं कह सकता। वेद में लिखा है कि मुनि जी ने जो कुछ कहा उसे जीव के लिए औषधि समझना, और बृहस्पति लिखते हैं कि धर्मशास्त्राचार्यों में मुनि जी सबसे प्रधान और अति मान्य हैं, क्योंकि उन्होंने अपने धर्मशास्त्र में संपूर्ण वेदों का तात्पर्य लिखा है। खेद है की बात है कि हमारे देशवासी हिंदू कहला के अपने मानव धर्मशास्त्र को न जाने और सारे कार्य उसके विरुद्ध करें। मानव धर्मसार की भाषा राजा शिव प्रसाद की
स्वीकृत भाषा नहीं है। प्रारंभ काल से ही वे ऐसी चलती ठेठ हिंदी के पक्षपाती थे जिससे सर्वसाधारण के बीच प्रचलित अरबी फारसी शब्दों का भी स्वच्छंद प्रयोग हो। यद्यपि अपने गुटका में जो साहित्य की पुस्तक थी, उन्होंने थोड़ी संस्कृत मिली ठेठ और सरल भाषा का ही आदर्श बनाए रखा, पर संबंध 1917 के पीछे उनका झुकाव उर्दू की ओर होने लगा, जो बराबर बना क्या रहा कुछ न कुछ बढ़ता ही गया। इसका कारण चाहे जो समझिए, या तो यह कहिए कि अधिकांश शिक्षित लोग की प्रवृत्ति देखकर उन्होंने ऐसा किया, अथवा अंग्रेज अधिकारियों का रुख देखकर। अधिकतर लोग शायद पिछले कारण को ही ठीक समझेंगे। जो हो, संबत 1817 में उपरांत जो इतिहास, भूगोल आदि की पुस्तकें राजा साहब ने लिखी, उनकी भाषा बिल्कुल उर्दूपन लिए। इतिहास तिमिरनाशक भाग 2 की अंग्रेजी भूमिका में जो संबत 1864 में लिखी है, राजा साहब ने साफ लिखा है कि मैंने बैताल पचीसी की भाषा का अनुसरण किया है। I am be prudent for saying a few words here to those who always urge the exclusion for present words, even those which have become our haunted word from our Hindi books and use in their stand Sanskrit words quite out of place and fashions of those coarse experience which can be tolerated only amongst rustic population. I have averted to the certain extent the language on the vital purchase, ठीक है, विटल परचेस। लल्लूलाल जी के प्रसंगों में कहा जा चुका है कि बैताल पचीसी की भाषा बिल्कुल उर्दू है। राजा साहब ने अपने इस उर्दू वाले पिछले सिद्धांत का भाषा का इतिहास नामक जिस लेख में निरूपण किया, वही उसकी उस समय की भाषा का एक खास उदाहरण है। अतः उसका कुछ अंश नीचे दिया जाता है। हम लोगों को जहाँ तक बन पड़े चुनने में उन शब्दों को लेना चाहिए कि जो आम फहम और खान पसंद हो, अर्थात जिनकी ज़्यादा आदमी समझ सकते हैं और जो यहाँ के पढ़े लिखे आलिम, फाजिल, पंडित, विद्वान की बोल चाल में छोड़े नहीं गए हों। और जहाँ तक बन पड़े, हम लोगों को हरगिज़ गैर मुल्क के शब्द काम में ना लाने चाहिए और ना संस्कृत की। टकसाल कायम करके नए नए ऊपरी शब्दों को सिक्के जारी करने चाहिए, तब तक कि हम लोगों को उसकी जारी करने की ज़रूरत ना साबित हो जाए। अर्थात यहाँ की अर्थ का कोई शब्द हमारी ज़बान में नहीं है, या जो है अच्छा नहीं है। यह कविताई की ज़रूरत या इल्मी ज़रूरत या कोई और ख़ास ज़रूरत साबित हो जाए। ये किसका है? लल्लूलाल का, बैताल पचीसी के अंश है, उर्दू में जो था। भाषा संबंधित जिस सिद्धांत का प्रतिपादन राजा साहब ने किया, उसके अनुकूल उनकी यह भाषा कहाँ तक ठीक है, पाठक आप समझ सकते हैं। आम फहम, खास पसंद, इल्मी ज़रूरत, जनता के बीच प्रचलित शब्द कदापि नहीं है। फारसी के आलिम फजील चाहे ऐसे शब्द बोलते हों, पर संस्कृत हिंदी के खंडित विद्वान तो ऐसे शब्दों से कोसों दूर हैं। किसी देश के साहित्य का संबंध उस देश की संस्कृति परंपरा से होता है, अतः साहित्य की भाषा उस संस्कृति का त्याग करके नहीं चल सकती। भाषा में जो रोचकता या
शब्दों में जो सौंदर्य का भाव रहता है वह देश की प्रकृति के अनुसार होता है। इस प्रवृत्ति के निर्माण में जिस प्रकार देश की प्रकृति रूप, रंग, आचार, व्यवहार आदि का योग रहता है, उसी प्रकार परंपरा से चले आते हुए साहित्य का भी। संस्कृत शब्दों में थोड़े बहुत मेल से भाषा का जो रुचिकर रूप हजारों वर्षों से चला आता है, उसके स्थान पर एक विदेशी रूप, रंग, भाषा गले में उतरना देश की प्रकृति के विरुद्ध था। यह प्रकृति विरुद्ध भाषा खटकी तो बहुत लोगों को होगी, पर असली हिंदी का नमूना लेकर उस समय राजा लक्ष्मण सिंह की आगे बढ़े। उन्होंने संवत 1918 में प्रजाहितैषी, राजा लक्ष्मण सिंह का है प्रजाहित नाम का एक पत्र आगरा से निकाला और 1919 में पत्र था प्रजाहितैषी। अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद बहुत ही सरस और लक्ष्मण सिंह ने, राजा लक्ष्मण, विशुद्ध हिंदी में प्रकाशित किया। इस पुस्तक की बड़ी प्रशंसा हुई और भाषा के संबंध में मानो फिर से लोगों की आँख खुली। राजा साहब ने उस समय इस प्रकार की भाषा जनता के सामने रखी। कौन से? राजा लक्ष्मण। अनसुईया हौले प्रियंवदा से, सखी मैं भी इसी सोच में हूँ, अब इससे कुछ पूछूंगी। प्रकट होकर महात्मा, तुम्हारे मधुर वचनों के विश्वासों में आकर मेरी जी यह पूछने को चाहता है कि तुम किस राजवंश की भूषण हो और किस देश की प्रजा की बिरहा में व्याकुल छोड़ यहाँ पधारे हो। क्या करना है जिससे तुमने अपने कोमल गाद को कठिन तपोवन में आकर पीड़ित किया है। यह भाषा ठेठ सरल होते हुए भी साहित्य में चिरकाल से व्यवहारत संस्कृत के कुछ रसिक शब्द लिए हुए हैं। रघुवंश के गद अनुवाद के प्रकथन में राजा लक्ष्मण सिंह ने भाषा के संबंध में अपना मत स्पष्ट शब्दों में प्रकट किया है। हमारे मत में हिंदी और उर्दू बोली न्यारी न्यारी है। हिंदी इस देश के हिंदू बोलते हैं और उर्दू यहाँ के मुसलमान और फारसी पढ़े हुए हिंदुओं की बोलचाल है। हिंदी में संस्कृत के पद बहुत आते हैं, उर्दू में अरबी के, फारसी के। ध्यान दीजिए शब्द आते हैं, पंक्तियाँ कौन कहा, किस किताब से ली गई। परंतु कुछ अवश्य नहीं है कि अरबी फारसी के शब्दों के बिना हिंदी ना बोली जाए और ना हम उस भाषा को हिंदी कहते हैं जिससे अरबी फारसी के शब्द भरे हों। तो आज यही, नमस्कार मित्रों। आशा करती हूँ आप इसे पढ़कर लाभ उठाएंगे।